नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट्स। भारत में 77 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं 68,70,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से रिकवर। अब तक 1,16,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से फीकी हुई दुर्गा पूजा, लेकिन चटक हुए सियासत के रंग। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा पर इस साल कोरोना और लॉकडाउन की मार साफ नजर आ रही है। इसकी वजह से जहां पूजा पंडालों की भव्यता और बजट में कटौती हुई है, वहीं अब की इस आयोजन पर कई नियम शर्तें भी लागू की गई है। कई जगह प्रवासी मजदूरों को दुर्गा के रूप में सजाया गया है। कुछ पंडालों ने कोरोना की वजह से बाहरी लोगों के पंडाल में प्रवेश की अनुमति देने से मना कर दिया है। इसी बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर अपने फैसले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तमाम पूजा पंडालों को आम लोगों के लिए नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है। बताते चले कि पंडालों में सिर्फ आयोजक ही जा सकेंगे। छोटे पंडालों में इनकी संख्या 15 और बड़े पंडालों में 25 तक ही सीमित रहेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वीजा लेने गए लोगों में भगदड़, 11 की हुई मौत। दोस्तों, बताते चले कि पूर्वी अफगानिस्तान के जलालाबाद में भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान कंसुलेट में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए जलालाबाद के एक फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आवेदन करने के लिए लोगों में टोकन बांटे जा रहे थे, जिसे लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। इसके साथ आपको बताते चलें कि कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तानी कंसुलेट कई दिनों तक बंद था, जिसके बाद हाल ही में इसे खोला गया था। इस कारण वहां लोगों की आवेदन करने वालों की भीड़ लग गई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के कराची शहर में धमाका, कम से कम 5 लोगों की मौत। दोस्तों, बताते चले कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की एक इमारत में धमाका हुआ है, जिसमें पुलिस के अनुसार कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताते चले कि कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री गेट के सामने स्थित मस्कन चौरंगी के करीब बनी एक 4 मंजिला इमारत में बुधवार सुबह 9:30 बजे के करीब धमाका हुआ। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बैंक, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानें थी, जबकि ऊपरी मंजिल में रिहायशी फ्लैट बने हुए हैं। घायलों को करीब के पटेल अस्पताल ले जाया गया है। वहीं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचने के बाद कहा कि धमाका गैस लीक होने से हुआ है और धमाके के लिए किसी भी तरह के विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। उनके अनुसार घरेलू गैस चूल्हे के पिघले हुए टुकड़े मिले हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को भारत ने लौटाया। दोस्तों, भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि भारत चीन सीमा पार कर भारत की तरफ आए चीनी सैनिक को चीन को सौंप दिया गया है। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि चीनी सैनिक को मेडिकल सुविधाएं भी दी गई और ऑक्सीजन भी दी गई। इसके बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत चीनी सैनिक को चीन को सौंप दिया गया। इसके साथ आपको बताते चलें कि सोमवार को भारत ने बताया था कि पूर्वी लद्दाख के डोमचोक इलाके से सीमा पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक भारत में आ गए थे। एक चरवाहे को याक खोजने में मदद करते हुए वांग या लोंग भारत की तरफ आ गए थे। वहीं समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार बुधवार को चीनी सेना ने एक बयान में कहा कि कॉर्पोरल वांग या लोंग को बुधवार सवेरे चीन को सौंप दिया गया है। वहीं इससे पहले इसी साल सितंबर में चीन ने सीमा पार चले गए 5 भारतीय सैनिकों को भारत को सौंप दिया था। भारत का कहना था कि चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य के 5 लड़के चीन की सीमा में चले गए थे। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के 30 लाख नॉन गजेटेड अधिकारियों को मिलेगा बोनस, कुल 3,737 करोड़ खर्च होंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
2019-20 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। बोनस की घोषणा से 30 लाख से ज्यादा नॉन गजेटेड कर्मचारी लाभान्वित होंगे और कुल वित्तीय व्यय 3,737 करोड़ रुपए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए पीएलबी का भुगतान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की महिला उम्मीदवार पर आइटम टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने कमलनाथ को 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। दोस्तों बीजेपी की महिला उम्मीदवार पर आइटम टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। बताते चले कि कमलनाथ द्वारा बीजेपी नेता और मंत्री इमरती देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कमलनाथ की आइटम वाली प्रतिक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और कहा उन्हें इस तरह की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कमलनाथ से पूछा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें इस तरह की भाषा पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की राय है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैंने किस संदर्भ में बयान दिया था। वहीं इमरती देवी से माफी मांगने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा था कि मैं क्यों माफी मांगूं, मैंने तो कह दिया है कि मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अगर कोई अपमानित महसूस करता है तो मुझे इसके लिए खेद है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माफी की मांग किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह जनता के बीच जाएं और माफी मांगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीनी जासूसी मामले में बड़ा खुलासा, पीएमओ समेत बड़े कार्यालयों की जानकारी पर थी नजर। दोस्तों चीनी जासूसी नेटवर्क की पूछताछ में अहम जानकारियां सामने आई हैं। जासूसी मामले में पकड़ी गई युवती क्विंसी से पूछताछ में जानकारी मिली है। जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान पता चला कि चीन ने अपनी इंडियन जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय समेत बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने को कहा था। यह जानकारी ग्रेडिंग के हिसाब से देने के लिए कहा गया था। मसलन बड़े कार्यालयों में कौन सा शख्स अहम है, स्टाफ में कौन किस पद पर और कितना प्रभावशाली है। इस जानकारी के लिए कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से चीनी महाबोधि टेम्पल के प्रमुख मॉन्क ने क्विंसी का परिचय करवाया था। क्विंसी को कहा गया था कि वह प्रभावशाली महिला जो दस्तावेज उसे देगी, उन दस्तावेजों को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसे चीन भेज देना है। यह दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रभावशाली लीडर की पत्नी के पास भेजे जाने थे। अब तक की पूछताछ के दौरान पता चला है कि यह दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की पत्नी मिसेस डिंग और मिस्टर चाओ को भेजे जाने थे। वहीं खुफिया एजेंसियों ने बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच शुरू की है। कोलकाता समेत अनेक जगहों पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने एक पत्रकार राजीव शर्मा समेत चीनी युवती और उसके नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था। तीनों अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बीजेपी छोड़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस पर बरसे एकनाथ खडसे, बोले मेरे खिलाफ झूठा रेप केस। वहीं खडसे अब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद खडसे ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए एक के बाद एक कई जुबानी हमला बोला। खडसे ने कहा, बीजेपी में जब मैंने कहा कि बहुजन समाज से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, उसके बाद से मेरे साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। मेरे ऊपर झूठे मामले बनाए गए, पुलिस एफआईआर लेने को तैयार नहीं थी। तब अंजलि दमानिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया। फिर
उनके कहने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि विरोधी पक्षों ने भी मेरे खिलाफ जांच करने या इस्तीफे की मांग भी नहीं की थी, तब भी मेरा इस्तीफा लिया गया। आज भी मेरी बीजेपी या केंद्रीय नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से मुझ पर बलात्कार जैसे मामले दर्ज करवाए वो ठीक नहीं था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल की गश्ती टीम पर हमला, जवान की मौत। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल की गश्ती टीम पर हमला किया गया है। इस हमले में एक जवान की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में सैनिलियम ट्रांजैक्शन स्थित खोंसा लुजू रोड पर एक संदिग्ध आतंकी हमला हुआ। यह इलाका भारत म्यांमार बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि हमले के बाद इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना में बारिश ने मचाया कहर, तो मदद के लिए आगे आए बाहुबली प्रभास। दोस्तों तेलंगाना में बाढ़ और बारिश का कहर अभी भी जारी है। बाढ़ से अब तक तेलंगाना में करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना के मंत्री के मुताबिक शहर में 1908 के बाद दूसरी बार यह रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे राज्य सरकार को निचले क्षेत्रों में रहने वाले करीब 37,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा है। वहीं तेलंगाना में आई इस बाढ़ को लेकर साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने तेलंगाना राज्य में बाढ़ राहत के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है। प्रभास ने मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 1.5 करोड़ का योगदान दिया है। हाथरस गैंग रेप में FSL रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर बर्खास्त, साथी की भी नौकरी गई। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने एक दलित युवती से कथित गैंग रेप, बर्बरता और हत्या के मामले में FSL रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले अलीगढ़ के डॉक्टर अजीम मलिक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नौकरी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर मलिक उस अस्पताल में इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। हाथरस पीड़िता की MLC रिपोर्ट भी इन्हीं की टीम ने बनाई थी। डॉक्टर मलिक के अलावा डॉक्टर ओवैद हक को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर हक ने पीड़िता के मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे। वहीं यूपी पुलिस ने पीड़िता की FSL रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। इस पर डॉक्टर मलिक ने कहा था कि FSL का सैंपल रेप के 11 दिन बाद लिया गया था, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेप के 96 घंटे के भीतर लिए गए सैंपल में ही रेप की पुष्टि हो सकती है। मंगलवार को JNMCH के CMO डॉक्टर शाह जैदी ने उन्हें पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से उन्हें नौकरी से निकाल देने की सूचना दी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्रग्स मामले में आरोपियों के पिछले 6 साल की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा खंगार रही है NCB। दोस्तों NCB के सूत्रों के मुताबिक NCB रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती के समेत कई लोगों के पिछले 6 साल की प्रॉपर्टी का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। इन सभी आरोपियों की पिछले 6 साल की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगार रही है। NCB यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इन सभी आरोपियों ने 6 साल में कितनी संपत्ति बनाई और वो किस तरह से बनाई। NCB इन तमाम आरोपियों की बैंक डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और तमाम आय के स्रोत की जानकारी इकट्ठा कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव से आ रही है। अपनी रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने पर भड़के नीतीश कुमार, कहा हल्ला मत करो। बताते चले कि बुधवार को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें अपनी रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की रैलियों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा शोर तब होता है जब तेजस्वी वादा करते हैं कि उनकी सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे।
लेकिन बुधवार को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें अपनी रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। बताते चले कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रिका राय के लिए वोट मांग रहे थे, जो कि लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल में रहे और हाल में ही जेडीयू में शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में एक बार फिर रुलाने लगी प्याज, हफ्ते भर में करीब दुगने हुए दाम। दोस्तों, कीमतों को काबू में करने के लिए विदेशी प्याज मंगाई गई है, लेकिन कीमतों पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। वहीं लॉकडाउन की वजह से पहले ही बेहाल आम जनता अब प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान है। दोस्तों, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। जो प्याज हफ्ते भर पहले 30 से 35 रुपए किलो थी, अब उसका थोक भाव 60 से 80 रुपए किलो हो चुका है। वजह भारी बारिश से हुआ नुकसान बताया जा रहा है। दोस्तों, नासिक की लासलगांव मंडी देश में प्याज की प्रमुख मंडी है। इसके बाजार समिति का कहना है कि ज्यादा मांग की वजह से कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब कीमत कम होनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ किसान इस बात से नाराज है कि बढ़ती कीमत का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका माल तो बारिश में खराब हो चुका है। वहीं जानकारों का कहना है कि प्याज की बढ़ती कीमतें अभी कुछ दिन और आंसू बहाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब जान लेते हैं कुछ सरकारी जॉब्स के बारे में। दोस्तों, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में सीनियर रेसिडेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल 55 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके ऑनलाइन अप्लाई कर भी सकते हैं। अब जान लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। नवोदय विद्यालय ने निकाली है टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्तियां। 96 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने विभिन्न विभागों में म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीईटी, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के कुल 96 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसे आप navodaya.gov.in पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। दोस्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना में सरकारी नौकरियां 14 पदों के लिए कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार की उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना में इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ukdisasterrecovery.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीटेट की वैधता पर एनसीटीई का बड़ा फैसला। अब आजीवन मान्य होगा सीटेट का प्रमाण पत्र। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को भारी राहत दी है। अब उन्हें 7 साल में टीईटी परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अब इसे आजीवन मान्यता दे दी है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया सुपर फास्ट वेब ब्राउजर जियो पेज। 8 भारतीय भाषाओं में करेगा काम। दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने अब अपना खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया है। इस नए वेब ब्राउजर को कंपनी ने जियो पेज के नाम से मार्केट में उतारा है। कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे तेज चलने वाला वेब ब्राउजर है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन को सबसे बड़ा झटका देने जा रहे हैं मुकेश अंबानी। जियो ने किया है बड़ा काम। दोस्तों, चीन को सबसे बड़ा झटका देने जा रहे हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद चीनी कंपनी हुआवे को बड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। जियो ने 5G तकनीक का सफल परीक्षण अमेरिका में कर डाला है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब जान लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड खबरें। लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 163 अंक चढ़ा। दोस्तों, कल बीएसई सेंसेक्स 163 अंक चढ़कर 40,707 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 41 अंकों की उछाल के साथ 11,938 पे बंद हुआ।
दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब जान लेते हैं सोने चांदी के दाम। कल सोना 512 रुपए चढ़ा, वहीं चांदी 1418 रुपए उछली। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी कीमतों में तेजी रही। सोने का भाव जहां 512 रुपए चढ़कर 51,415 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी का भाव 1,448 रुपए उछलकर 64,015 रुपए पर पहुंच गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आईपीएल से है। कल आईपीएल में बेंगलोर ने एक तरफा मुकाबले में कोलकाता को 8 विकेट से रौंद डाला। दोस्तों कल आईपीएल में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 84 रन ही बना सकी, जिसे बेंगलोर ने बड़े आसानी से 13 ओवर 3 गेंद में ही 2 विकेट के नुकसान पर बना डाला। मोहम्मद सिराज को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज आईपीएल में है राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला। इस मैच का सीधा प्रसारण शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।